देख रहे हैं टाइगर कमान। पर्वत जैसे यदि इरादे किसी व्यक्ति के हों तो उसके लिए पर्वत की कोई सी भी चोटी मायने नहीं रखती है। ऐसे ही एक हस्ताक्षर हमारे साथ मौजूद हैं। नाम है राजीव सौमित्र। दुनिया भर की 5-6 चोटियों को वो नाप चुके हैं और भारत का झंडा गाड़ चुके हैं। आज हम उनसे उनके पर्वतारोहण की बात करेंगे, साथ ही देश और समाज को वो जो एक नई चीज दे रहे हैं उसका नाम है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पैरामाउंट कोचिंग की स्थापना उन्होंने भारत में दिल्ली में की है और उसकी शाखाएं अब धीरे धीरे देश के अन्य प्रांतों में फैलती जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजीव सौमित्र जी। उनसे जानते हैं उनके पर्वतारोहण के शौक और जुनून के बारे में और उसके बाद बात करेंगे उनके शिक्षा क्षेत्र की। राजीव जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। और हम ये जानना चाहते हैं कि ये पर्वतारोहण का शौक आपको कब से लगा और अब तक आप दुनिया भर में कहाँ कहाँ हो के आ चुके, पर्वतारोहण कर चुके? जी, सबसे पहले कि पर्वतारोहण का शौक कहाँ से लगा। जाहिर सी बात है कि ये शौक बचपन में ही आया। जब मेरे पिताजी एक हाई स्कूल में एक शिक्षक थे, झारखंड के छोटे से जगह में पालकोट, वहीं पे बहुत सारे हिल्स थे और उस दौरान हम अपने क्लास के जो हमारे क्लासमेट थे, साथी हमारे थे, उनके साथ हर संडे को हम ये हिल्स पे जाया करते थे, जंगल में घूमा करते थे। और उस समय एक शौक था, जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते थे सुबह सुबह, तो हमारी नज़र हमेशा जो हिल्स का पीक होता था, जो हाईएस्ट पॉइंट होता था, वहीं पे पड़ती थी। उसी समय से मन में आया कि हम उस पीक पे चढ़ें। तो हम उस दौरान अपने क्लास के साथियों के साथ रविवार को पीक पर हम चढ़ा करते थे। हम नए रास्ते इजाद करते थे उस दौरान। जिस रूट से आम लोग जाते थे कभी कभी घूमने वाले, हम उस रूट से न जा करके नए रास्ते हमने इजाद किया था पालकोट में। तभी से आ गया ज्योग्राफी के एक विषय जिस पे कि एक नेचुरल सब्जेक्ट है, उसमें हमारा इंटरेस्ट था। इस नाते भी इस चीज़ को बल मिला। तो अब तक आप दुनिया भर के किन किन चोटियों को नाप चुके हैं? जी, जहाँ तक चोटियों की बात है, मैं इसकी शुरुआत हमने की थी, ट्रेनिंग हमने सबसे पहले लिया 2013 के 22 मई को। हमने कुछ उल्टा काम किया। सबसे हाईएस्ट पीक जो माउंट एवरेस्ट है इस पृथ्वी का, सबसे हाईएस्ट पीक जो माउंट एवरेस्ट है, सबसे पहले हम उसी पे क्लाइंब किए और तिरंगा फहराए। उसके बाद छोटे पीक की ओर। आमतौर पे जो माउंटेनियर होते हैं वो छोटे पीक से बड़े पीक की ओर जाते हैं। आप बड़े से छोटे? हम बड़े से छोटे की ओर गए। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट हमने बताया 22 मई 2013। उसके बाद 8 अगस्त 2013 को ही माउंट एल्ब्रस, जो यूरोप का हाईएस्ट पीक है, रशिया में है, कॉकेशस रेंज में, उस पर भी हमने तिरंगा फहराया। तत्पश्चात 20 सितंबर को अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है जो एक वॉल्केनिक माउंटेन है, माउंट किलिमंजारो, वहाँ पर हमने तिरंगा फहराया। फिर उसके बाद 2014 के 25 दिसंबर, आज का ही डेट है, 25 दिसंबर को अंटार्कटिका, जो कि आप जानते हैं कि आइस कैप्ड कॉन्टिनेंट है, और इसका हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन मैसिव। आज के दिन मेरे ख्याल से इस समय से भी पहले सुबह सुबह हमने वहाँ भी तिरंगा फहराया था। साउथ पोल पर भी हमने कदम रखा और भारत का तिरंगा फहराया, दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका में, जो बहुत ही ठंडा स्थान है। इसके अलावा ओशिनिया का हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो पर भी हम 2016 के 20 नवंबर को हमने तिरंगा फहराया। उसके बाद माउंट एकांकागुआ, जो कि एंडीज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड का, साउथ अमेरिका में एंडीज, उसका हाईएस्ट पीक है माउंट एकांकागुआ। वहाँ पर भी हमने 20 जनवरी को, जहाँ तक मुझे याद है, 20 जनवरी 2017 को हमने तिरंगा फहराया। अब इसके बाद एक ही बच गया है, नॉर्थ अमेरिका का, अलास्का में है माउंट देनाली। उस पर भी देखिए, अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, कैसे क्या होता है। फिर उस पर हम तिरंगा फहराएंगे तो हम 7 समिट हमारा पूरा हो जाएगा। 7 कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में। राजीव जी, आप माउंटेनर रहे हैं और इतनी चोटियां चढ़ चुके। आप पैरामाउंट कोचिंग इंस्टीट्यूट आप चलाते हैं जी, और देश भर में अधिकतर प्रांतों में इसकी शाखाएं हैं जी, और लोग भली भांति परिचित हैं। ये पैरामाउंट शब्द आपने क्या सोच कर रखा? दरअसल क्या है कि बहुत सही क्वेश्चन आपने किया है। पैरामाउंट, जिसका अर्थ ही है हाईएस्ट पॉइंट, और इस पृथ्वी का हाईएस्ट पॉइंट तो वही है जो पर्वत शिखर है। जैसे कि हमने बताया माउंट एवरेस्ट है, बाकी और भी सारे पीक्स हैं। तो हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंचा जगह
है ना। इसलिए हमने पैरामाउंट रखा था। वेल, हालांकि शुरुआती दौर में दूसरा नाम था, बाद में हमने नाम चेंज करके पैरामाउंट रखा। एक तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट मेरा था और दूसरा माउंटेन पर चढ़ने का शौक, ये दोनों चीज़ ने मिल करके पैरामाउंट शब्द हमने इसीलिए 2005 के सितंबर में ही रखा था। इंस्टीट्यूट में आप किस किस श्रेणी में बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं जो देश और समाज की सेवा करते हैं निकल के यहाँ से, और उनकी सफलता का प्रतिशत आप बताएं कि पैरामाउंट इंस्टीट्यूट से निकलने वाले बच्चे देश के विभिन्न क्षेत्रों में कहाँ हैं? जी, जो आपने पूछा है कि किन किन क्षेत्रों में, सबसे पहली बात है कि पैरामाउंट की जो शुरुआत हुई थी उस समय शुरू में तो ये एसएससी बैंकिंग में हमने प्रिपरेशन कराया, क्योंकि उस वक्त हमने गौर किया था कि एसएससी के लिए कोई ऑर्गेनाइज तरीके से इंस्टीट्यूट नहीं था जो ऑर्गेनाइज वे में प्रिपरेशन करा सके। हमने तैयारी कराया, जीएस खास तौर पे हमने पढ़ाना शुरू किया, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिला कि जब आईएएस में सीएसएटी की शुरुआत हुई तो सीएसएटी आप जानते हैं कि आज क्वालिफाइंग है प्रीलिम्स में, एक जीएस पेपर है, दूसरा सीएसएटी है। तो सीएसएटी में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो हम आमतौर पे एसएससी में तो पढ़ाते ही हैं। तो आईएएस के बच्चे सबसे पहले हमारे यहाँ बैठते हैं, जीएस भी करते हैं। इससे क्या होता है कि उनका बेस मजबूत हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, उसके बाद वो सही तरीके से प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो आईएएस, बैंकिंग, रेलवे जो वन डे एग्ज़ाम है ना, कमो बेस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें होता है ये जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कहीं कहीं पे इंग्लिश नहीं होता। तो मिला जुला करके जो हम प्रिपरेशन कराते हैं मैक्सिमम वन डे एग्ज़ाम में लगभग कवर करता है। आईएएस में सीएसएटी और प्रीलिम्स में बहुत हद तक कवर करता है, पूरी तरह से प्रीलिम्स को हम कवर नहीं करते, है ना, लेकिन एक बेस तो हम मजबूत कर ही देते हैं। जब आप बेस पे काम कर रहे हैं तो आप आईएएस के लिए भी कोचिंग के लिए आपके पैरामाउंट इंस्टीट्यूट के प्रबंधन जो आपकी कमेटी है उसने कुछ सोचा है आईएएस आईपीएस? जी, हमने शुरू किया था, लेकिन इस समय कोरोना के समय में आप जानते हैं कि वर्ल्ड पैंडेमिक में हर जगह अस्त व्यस्तता है, खास तौर पे एजुकेशन सेक्टर में, है ना, सब कोई इससे आहत है, प्रभावित हैं। अब इससे जब उभरेंगे तो फिर से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि खास करके हम आईएएस ज्योग्राफी ही लेते हैं क्लास, और आप जानते हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बदलते संदर्भ में जिस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है उसमें हमें प्रैक्टिकल वे में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, समस्याओं से रिलेट करके पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं खास तौर पे हिंदी बेल्ट के, उनका कारण है कि वो बुक तक ही सीमित हैं। अगर बुक से बाहर निकलेंगे, प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे, उसको व्यवहारिक बना के पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन ज़्यादा हल कर सकते हैं, हम बेहतर आंसर लिख सकते हैं, खासतौर पे आईएएस के लिए। अब ये कोविड के वातावरण में आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें आप अपने शिक्षकों के माध्यम से छात्रों को कुछ नई चीज़ें आप प्रदान कर रहे हैं? जी, जहाँ तक कि ऑनलाइन की बात है तो हमारा पैरामाउंट P2P जो यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। आप जानते हैं कि ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक बात हम बताते हैं जो कि बच्चे अब महसूस कर रहे हैं, शिक्षक भी महसूस कर रहे हैं कि ऑनलाइन उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। देखिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। इंसान जो है वो सामाजिक प्राणी है ना। सामाजिक प्राणी होने के नाते हम में सोशल अवेयरनेस जरूरी है ना। हमें किसी भी चीज़ पर सोचने, समझने, विश्लेषण करने की क्षमता तब आती है जब हम समाज के बीच होते हैं। तो वो क्षमता आने के बाद आज देखिए जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। और जब ये चीज़ें हम विश्लेषण करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारा मानसिक इम्यूनिटी बढ़ता है। जैसे कहते हैं कि जिनका इम्यूनिटी बेहतर है उनको कोरोना कोई खास असर नहीं करता। उसी तरीके से अगर हमारी मानसिक मेंटल इम्यूनिटी ज़्यादा है ना, संघर्ष करने की क्षमता उससे बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है हम एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। राजीव जी, आपने पर्वतारोहण और अपनी शिक्षा के बारे में बताया और हम टाइगर कमांड के दर्शकों की ओर से आपका स्वागत करते हैं। और आगे के भविष्य में आपकी जो शिक्षा क्रांति और जो पर्वतारोहण के कार्यक्रम है उनके लिए हम आपसे मिलते रहेंगे।